So we will begin with a very quick recap of AC voltage applied to a resistor. So as you remember, we are into AC circuits. AC circuit में हमारे पास तीन टाइप के सर्किट हमको स्टडी करने हैं। एक है जिसमें आप AC वोल्टेज कनेक्ट करते हो प्योर रेजिस्टर को, एक में आप AC कनेक्ट करते हो प्योर इंडक्टर को, और एक में आप AC कनेक्ट करते हो प्योर कैपेसिटर को। ये तीन टाइप के बेसिक सर्किट्स हैं। फिर एक सर्किट होगा जिसमें तीनों ही आप एक साथ कनेक्ट करोगे, विच विल बी कॉल्ड एज LCR सर्किट। उसमें हमने अब तक सिर्फ पहले ही टाइप का सर्किट देखा है। वी हैव जस्ट सीन द फर्स्ट टाइप ऑफ सर्किट इन डिटेल। सेकंड टाइप ऑफ सर्किट I have just introduced in the last session. So if you remember, I'll just quickly revise. AC voltage connected to, applied across, connected to a resistor. तो हमारे पास एक रजिस्टर था, वी हैड अ प्योर रजिस्टर। इसके अक्रॉस हमने एक AC वोल्टेज लगा दिया। एंड इफ यू रिमेंबर, ये जो AC वोल्टेज है, इसका जो EMF है E, इट इज E0 sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। तो जैसे ही आप EMF कनेक्ट करोगे, तो देयर विल बी करंट इन द सर्किट which will be given by Ohm's law. So as you know, V equal to IR, वैसे ही E equal to I. So I equal to E by R. This is E0 sin omega t by R. तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब sin ओमेगा t की वैल्यू मैक्सिमम होगी, मतलब 1. So current I will be maximum when you have sin of omega t equal to 1. तो I equal to E0 by R, और जब साइन की वैल्यू 1 होगी तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू को डिनोट करते हो I0 पीक वैल्यू, करेक्ट। तो देयरफॉर ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, हमने इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर दिया अगर, तो यू विल गेट, क्या मिलेगा? I इक्वल टू E0 by R, मतलब I0 sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 3 लेटेस्ट है। तो इक्वेशन नंबर, अच्छा ये 1 था, कोई बात नहीं, इसको 2 बोल देंगे, इसको 3 बोल देंगे, इसको 4 बोल देंगे, ठीक। तो इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 1, व्हेन यू कंपेयर, व्हाट डू यू सी इज EMF और करंट दोनों क्या है? साइन वेव्स। और व्हाट डू यू सी इज इक्वेशन 1 और इक्वेशन 4 से, व्हाट डू यू सी इज दैट दोनों साइन वेव तो है, लेकिन देयर इज नो लीड नो लैग। तो यहाँ पे करंट और EMF बोथ आर इन फेज। So after this we have shown graphically both of these waves. तो जो दोनों वेव्स हमने ग्राफिकली प्लॉट किए थे, यहाँ पे हमने ओमेगा टी मतलब फेज, और यहाँ पे हमने EMF और करंट, वाई एक्सिस पे हमने EMF और करंट प्लॉट किया था। तो ये अगर EMF का साइकिल है, मतलब वेव है, ये कौन है फिर? करंट का इन फेज। करंट का पीक वैल्यू I0, EMF का पीक वैल्यू E0, क्लियर? तो व्हाट डू वी नोटिस इज करंट और EMF दोनों का वैल्यू 0 एक साथ होगा, मतलब एक ही टाइम इंस्टेंट पे होगा। दोनों का पीक वैल्यू भी एक साथ आएगा, दोनों का 0 वापस से एक साथ आएगा, दोनों का नेगेटिव पीक भी एक साथ आएगा। तो बोथ ऑफ दिस आर इन फेज। इसके बाद हमने फेज डायग्राम मतलब फेजर डायग्राम ड्रॉ किया था। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे। नंबर 1 वाज इन विच आप EMF के फेजर को एक्स एक्सिस से एक पर्टिकुलर एंगल पे दिखाते हो, ओमेगा टी एंगल पे, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस है। एंड एज यू रिमेंबर, इसका जो लेंथ होगा वो क्या देगा आपको? पीक वैल्यू, बराबर, गुड। सिमिलरली इफ यू वांट टू ड्रॉ फेजर ऑफ करंट, तो ये आ जाएगा I0। अब क्योंकि ये सर्किट रेजिस्टिव था, तो नो लीड नो लैग होने के वजह से यू आर शोइंग बोथ ऑफ देम इन द सेम डायरेक्शन। दिस वाज वन मेथड। अदर वाज, ये दोनों के दोनों आप
अलोंग एक्स एक्सिस दिखा दो, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिखा दो। ये ऐसा कब कर सकते हैं हम लोग? रिमेंबर व्हाट वी कैन डू इज, हम लोग करंट का डायरेक्शन फिक्स कर सकते हैं ऑलवेज अलोंग हॉरिजॉन्टल। सिर्फ रोटेट किसको करेंगे? ईएमएफ को। लेकिन यहाँ पे ईएमएफ और करंट दोनों में लीड लैग है क्या? नहीं, मतलब दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? सेम। तो दोनों मेथड्स के मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज बताए थे। इसका जो एडवांटेज है, ये आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे सकता है। एंड इफ यू रिमेंबर, इंस्टेंटेनियस वैल्यू अगर आपको एक्स एक्सिस से निकालना है, अगर आपको इंस्टेंटेनियस वैल्यू एक्स एक्सिस से निकालना है तो कौन सा कंपोनेंट? कॉस। और वाई से निकालना है तो साइन। और जो मेथड नंबर 2 है वो सिंप्लीफाइड वर्जन है, लेकिन आपको यहाँ से इंस्टेंटेनियस वैल्यू नहीं मिल सकती। दोनों फेजर डायग्राम है, दोनों का मतलब सेम है। ईएमएफ एंड करंट बोथ आर गोइंग टुगेदर, देयर इज नो लीड नो लैग, दे आर इन फेज। बट second method cannot give you instantaneous value and the first method can give you instantaneous value। instantaneous क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि तुमको दिख रहा है यहाँ पे ईएमएफ हो या करंट हो, दोनों का वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, इट इज चेंजिंग विद टाइम। तो एट अ गिवन टाइम इंस्टेंट, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे चाहिए अगर आपको वैल्यू, तो पहले मेथड से मिल सकता है, दूसरे से नहीं। इज दिस क्लियर? पक्का पक्का? देन we'll jump to next type of circuit, AC वोल्टेज या फिर एसी सप्लाई कनेक्टेड टू अ प्योर इंडक्टर। मैं जानबूझ के एसी वोल्टेज नहीं लिख रहा हूँ, मुझे पता है बुक में एसी वोल्टेज है, ऐसे एसी सप्लाई, एसी सप्लाई कनेक्टेड कनेक्टेड टू अ प्योर इंडक्टर, टू अ प्योर इंडक्टर। तो हमारे पास एक इंडक्टर है और अब आपको पता होना ही चाहिए इंडक्टर मतलब होता है कॉइल। इसके अक्रॉस आपने एक एसी सप्लाई लगा दिया, एसी सप्लाई कनेक्ट कर दिया आपने। फॉर दिस टॉपिक यू हैव टू डिफरेंट मेथड्स। मेथड नंबर 1, जैसे पिछले केस में हमने स्टार्टिंग में बोल दिया था, कंसिडर अ सोर्स ऑफ एसी वोल्टेज कनेक्टेड टू द सर्किट वेयर E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। वैसे आप यहाँ पे वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। यू कैन से कंसिडर एन इंडक्टर इज कनेक्टेड अक्रॉस AC voltage in which EMF is given by E0 sin omega t। ये आपके टेक्स्ट बुक का अप्रोच। नोट्स में दूसरा अप्रोच दिया है, वो भी बताऊंगा। नोट्स में मैंने अप्रोच चेंज किया है, वो भी बताऊंगा मैं, डिफरेंस दोनों में बताऊंगा मैं आपको। क्लियर है तक? बराबर। अब होता क्या है, क्योंकि ये एसी सोर्स है, अगर वोल्टेज एसी है तो करंट भी क्या आएगा? एसी। एसी करंट का मतलब क्या होता है कि करंट बाई डायरेक्शन होता है। पहली बात तो चेंज होता है बाई डायरेक्शन। नंबर 2, वैल्यूज कांस्टेंट नहीं होती। करंट की वैल्यू बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी, पीक होगा, फिर जीरो होगी, फिर नेगेटिव साइड मतलब डायरेक्शन रिवर्स होगा। और रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट की वैल्यू बढ़ेगी, फिर वापस जीरो होगी, फिर वापस से पॉजिटिव डायरेक्शन में इसका वैल्यू बढ़ेगा। मतलब एसी सोर्स हमेशा अल्टरनेटिंग करंट देता है ऑफ चेंजिंग वैल्यू। तो जब करंट चेंज होगा, व्हेन करंट इन द कॉइल चेंजेस, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द कॉइल आल्सो चेंजेस। तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो अगर करंट बढ़ते जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बढ़ते जा रहे हैं, और अगर करंट कम होते जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कम होते जा रहे हैं। और जब करंट डायरेक्शन उल्टा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन भी उल्टा होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, तो बाद में उल्टा हो जाएगा, साउथ एंड नॉर्थ। मतलब इन शॉर्ट, एज यू कैन सी, अल्टरनेटिंग करंट हो तो मैग्नेटिक फील्ड भी अल्टरनेटिंग होती है, चेंजिंग होती है। मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग होने का मतलब होता है कि जो कॉइल के साथ फ्लक्स लिंक था वो भी चेंज हो रहा है। और अगर कॉइल के साथ जो फ्लक्स लिंक है वो चेंज हो रहा है तो क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ। राइट? उस इंड्यूस ईएमएफ को सिर्फ हम लोग एक नया नाम देते हैं, बैक ईएमएफ। क्या बोलते हैं इसको? बैक ईएमएफ। और जो ओरिजिनल ईएमएफ तुमने कनेक्ट किया था वो कौन था? ई। और जो इंड्यूस ईएमएफ क्या है? वो ई बैक। अब इसको ई बैक बोलने का एक रीजन था, लेंज लॉ। अगर आपको याद होगा, ये जो इंड्यूस ईएमएफ होता है या जो करंट इंड्यूस होता है, ये ओरिजिनल को अपोजिट डायरेक्शन में होता है। दैट इज व्हाई यू कॉल्ड एज बैक ईएमएफ। राइट? ओके। तो अगर आपको याद है, तो सिंस
current is alternating, hence magnetic flux linked with the coil will change. Magnetic flux linked with the coil changes, and hence an EMF is induced in the coil, which is known as, क्या बोलते हैं इसको, which is known as back EMF. क्या बोलते हैं इसको, known as back EMF. अगर आपको किरचॉफ लॉ पता होगा तो अकॉर्डिंग टू KVL, according to Kirchhoff's loop law, Kirchhoff's voltage law, Kirchhoff's second law, if you remember, summation of all the EMFs plus summation of all the potential drops equal to 0 in a closed loop. इसलिए इसको Kirchhoff's loop law बोलते हैं. लूप कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन एज यू कैन सी इस लूप में रेजिस्टेंस तो है ही नहीं. रेजिस्टेंस नहीं है तो ये ड्रॉप होगा क्या, नहीं. तो क्या आएगा, समेशन ऑफ E इक्वल टू 0. कितने E थे, दो थे. एक था जो ओरिजिनल EMF था, तुमने कनेक्ट किया, वो जो हमने कनेक्ट किया. दूसरा क्या है, इंड्यूस EMF, जिसको क्या बोला तुमने, ई बैक, इक्वल टू क्या हो गया, 0. जो ई बैक है ये इंड्यूस EMF है, और इंड्यूस EMF तुमको पता होता है, व्हाट इंड्यूस EMF, माइनस एल डी आई बाई डी टी, माइनस एल डी आई बाई डी टी. क्लियर यहाँ तक, ओके. तो सब्स्टिट्यूट कर दो. therefore you have E equal to E minus E back, मतलब E minus L di by dt equal to 0. तो E equal to L di by dt. क्लियर. तो जो दो मेथड्स की मैं बात कर रहा हूँ, एक जो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, एक जो आपके नोट्स में है, यहाँ तक दोनों सेम है. ओनली डिफरेंस इज यहाँ पे जो तुमने EMF का वेव फॉर्म कंसिडर किया है, वहां पे करंट का करोगे स्टार्ट. बताता हूँ दोनों, डोंट वरी. बराबर. अगर आप EMF के इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेट करना पड़ेगा. अगर आप करंट के इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो आप डेरिवेटिव से फाइंड कर सकते हो. तो अभी इंटीग्रेट कैसे करेंगे, एंड अगेन यू नीड टू नो, कुछ नहीं है, सिर्फ सिर्फ करना क्या है आपको. व्हाट यू विल डू इज दिस, क्या करेंगे, बता था लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने. क्या करोगे, dt और L को शिफ्ट कर दोगे, तो therefore E by L dt equal to di. Now integrating तो इंटीग्रेट कर लो, E by L dt इंटीग्रेशन di. सही है, गुड. L तो कांस्टेंट है, सेल्फ इंडक्टेंस तो कांस्टेंट ही होता है ना, याद है ना, ये तो होता ही कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो कांस्टेंट है ही, L इज कांस्टेंट. बट व्हाट इज E, T0 sin ओमेगा t dt इक्वल टू I. di का इंटीग्रेशन होता है I. तो E0 कांस्टेंट है, जो पीक वैल्यू है, तो पीक वैल्यू को इंटीग्रेशन के बाहर निकाल लो, E0 बाय L इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा t dt क्या आ जाएगा, वो पक्का माइनस कॉस, श्योर श्योर, माइनस कॉस ओमेगा t डिवाइड बाय ओमेगा. ओमेगा t नहीं, डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा t होता है वहां पे. क्लियर यहां तक, पक्का. चलो, व्हाट इज माइनस कॉस ओमेगा t, इसलिए मैंने बोला था कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल. व्हाट इज माइनस कॉस ओमेगा t, माइनस कॉस ओमेगा t. नहीं, I इक्वल टू E0 बाय ओमेगा n साइन ऑफ पाई बाय 2 माइनस ओमेगा t लिख सकता हूँ क्या मैं,
ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो यहाँ पे मैथ नहीं पता होगा तो गए। दैट इज व्हाई आई स्लोड डाउन स्पीड मैंने कम इसके लिए किया आज, जस्ट टू सी हाउ मच डू यू रिमेम्बर। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस की माइनस माइनस। ट्रिग्नोमेट्री बहुत वीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। तो तुम जब ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिख रहे हो, क्या आएगा? पहले तो ये बताओ, ये तुम पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी लिखोगे कि ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 लिखोगे? ओमेगा टी माइनस पाई बाय, बराबर लिखा है क्या फिर? पक्का पक्का? हाँ कि नहीं? कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है? हु इज लीडिंग, हु इज लैगिंग? हु इज लीडिंग, हु इज लैगिंग? एएमएफ इज लीडिंग, क्योंकि ईएमएफ में क्या है, सिर्फ साइन ओमेगा टी है। यहाँ पे क्या है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। तो लीड है कि लैग है? कौन लैग है? करंट लैग है। कितने से लैग है? बट ये आया कहाँ से, ये कहाँ से आया, ये तो बता दो। कॉस ओमेगा टी इज, इवन ऑड फंक्शन सुना है आपने? हाँ। तो ये छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपके लिए रखता हूँ अभी, टू चेक कि तुमको इवन ऑड फंक्शन याद है कि नहीं। तो प्रयास कर लो और समझ लो कि कैसे आया। तो दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू कि जो मेथड मैंने बुक में दिया है ना, इसके लिए नहीं दिया है वो। यहाँ पे आगे अटक जाते हैं, समझ में नहीं। प्लस की माइनस गए। तो ठीक है, आई विल गो फॉर द सेकंड मेथड ऑल्सो, पर पहले इतना ध्यान रखो। ये यहाँ पे आपने प्रोसेस क्या अप्लाई किया? यू से दैट E इक्वल टू E जीरो साइन ओमेगा टी, मतलब यू आर अप्लाइंग सोर्स ऑफ वोल्टेज। अगर अल्टरनेटिंग वोल्टेज है तो करंट भी अल्टरनेटिंग है। अल्टरनेटिंग साइन भी होता है, कॉस भी होता है। आई हैव मेड नो कमेंट, मैंने सिर्फ इतना बोला है कि सोर्स अल्टरनेटिंग है तो करंट अल्टरनेटिंग है, करंट अल्टरनेटिंग है तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, और जो ईएमएफ इंड्यूस है वो ओरिजिनल ईएमएफ को अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो क्या बोलते हो? बैक ईएमएफ। So what is back EMF? Minus L di by dt. What is Kirchhoff's law? E plus E back equal to 0. What is E back minus L di by dt? तो E minus L di by dt equal to 0. तो E equal to L di by dt. तो di क्या बन गया? E by L dt. Integration on both sides. Integrate कर लो. So you will get 1 by L बाहर, E is E zero sin omega t dt. I. सॉल्व करने के बाद आगे आपको I इक्वल टू ई जीरो बाई ओमेगा एल साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। ये छोटा सा एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि माइनस कैसे आया, क्यों आया। तो इंटीग्रेशन भी चेक कर लो एक बार, सब चेक कर लो। बट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? ईएमएफ में साइन ओमेगा टी था, करंट में साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 2। So what is your conclusion? Both EMF and current are sine waves. Number two, EMF is leading and current is lagging. Current is lagging by how much? Pi by 2. इसका फेजर डायग्राम भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन मैं आपको मेथड नंबर 2 भी बता देता हूँ। तो मेथड 2 वो थोड़ा कम कंफ्यूजिंग है। मेथड 2, मेथड 2 में आप बोलते हो कि वी हैव कनेक्टेड अ सोर्स ऑफ करंट। इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हमने यहाँ पे ईएमएफ का सोर्स लगाया, आप बोलते हो वी हैव कनेक्टेड अ सोर्स ऑफ करंट। आई इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी। करंट अल्टरनेटिंग है तो फिर वापस वही होगा। सिंस करंट इज अल्टरनेटिंग, मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस एंड हेंस एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड। और उस ईएमएफ क्या बोल दिया? बैक ईएमएफ। फिर वही किरचॉफ लॉ। तो समेशन ई इक्वल टू
जीरो। ई प्लस ई बैक इक्वल टू जीरो। ई बैक क्या आया? माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल टू जीरो। तो ई क्या आ गया? एल डी आई बाई डी टी। लेकिन यहाँ पे हमने करंट का वेव फॉर्म अज्यूम करके रखा है, आई जीरो साइन ओमेगा टी। तो ई इक्वल टू एल आई जीरो कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ साइन ओमेगा टी। वो क्या होता है? कॉस कॉस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो यहाँ पे ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड डेरिवेटिव है। एंड एज यू कैन सी, हमने करंट स्टार्ट किया था आई जीरो साइन ओमेगा टी बोल के, और ईएमएफ में क्या आया? ईएमएफ में क्या आया? करंट में साइन था, ईएमएफ में क्या है? कॉस है। तो साइन और कॉस में से कौन लीड करता है? कॉस लीड करता है। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं है आपको, यू कैन रियली से बट कॉस ओमेगा टी is equal to sine of omega t plus pi by 2. So therefore, you have E equal to L I 0 omega sine of omega t plus pi by 2. बराबर? माइनस नहीं, एकदम क्लियर दिख रहा है कि ये कॉस है, कॉस लीड करता है, साइन लैग करता है। मैंने बताया भी था आपको, व्हाट इज साइन जीरो, तुमने बोला जीरो। व्हाट इज कॉस जीरो, तुमने बोला वन। तो जीरो एंगल पे कॉस की वैल्यू वन, लेकिन साइन की क्या है? तो कौन लीड कर रहा है? तो ये ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दिस इज मच स्ट्रेट फॉरवर्ड, ट्रिग्नोमेट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इजी है। इसके लिए मैंने वो नोट में ना मेथड ये डाल दिया, सो दैट यू डोंट गेट कंफ्यूज हियर। फिर भी हो जाओ ना, सिंपल ट्रिक होता है, याद रख लो। इंडक्टर में कौन लीड करता है? ईएमएफ। लैग कौन करता है? तो फिर करंट के इक्वेशन में क्या लिखोगे? माइनस पाई बाई टू। सिंपल। अगर आप करंट के इक्वेशन से स्टार्ट कर रहे हो तो ईएमएफ में क्या लिखोगे? प्लस पाई बाई टू। अल्टीमेटली दैट इज आइडिया। अगेन, अगर साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू की वैल्यू वन हो गई तो ईएमएफ की वैल्यू क्या हो जाएगी? पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। सो ई इज मैक्सिमम, E is maximum if sine of omega t plus pi by 2 equal to 1। तो फिर आपको मिल जाएगा therefore ये जो पीक वैल्यू को क्या बोलते हैं? ई जीरो। क्या आ गया ये? एल आई जीरो ओमेगा। बराबर? तो therefore ये जो ईएमएफ है ई, ये क्या हो जाएगा? ये क्या है? एल आई जीरो ओमेगा क्या बोल दिया तुमने? ए जीरो। तो ए जीरो साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बराबर? ये जो इक्वेशन नंबर वन था और जो इक्वेशन नंबर टू है, फ्रॉम वन एंड टू, what do you notice? Both EMF and current are sine waves. So we see that number one, both EMF and current are sine waves. कौन लीड कर रहा है? EMF कितने से लीड कर रहा है? पाई बाय टू। EMF लीड्स करंट by how much? by पाई बाय टू। अब अब हम लोग सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं। अभी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो भी समझ लो। ये जो तुमने इक्वेशन बनाई थी ना, इक्वेशन फेजर डायग्राम बाद में ड्रॉ करूंगा क्योंकि पहले ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो देख लो। फेजर डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा हमको। ओके, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो इक्वेशन है, पहले इस पर ध्यान दो। व्हाट डू यू सी? ई जीरो इक्वल टू क्या था? एल आई जीरो ओमेगा। मैं इसको ई जीरो बाई आई जीरो इक्वल टू ओमेगा लिख सकता हूँ। यस, वेरी गुड। मैं इसको ई जीरो बाय रूट टू अपॉन आई जीरो बाय रूट टू भी लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं ना ऐसा? यस। व्हाट इज ई जीरो बाय रूट टू? ई आर एम एस। व्हाट इज आई जीरो बाय रूट टू? आई आर एम एस इक्वल टू ओमेगा एन। बराबर? अब मैं इस टॉपिक का नाम डाल देता हूँ यहाँ पे। अरे इंडक्टिव है, सर्किट इंडक्टिव है। हम्म,
अगर मेरे पास डीसी सोर्स होता, एसी ने डीसी होता, और मैंने कॉइल की जगह पे सिर्फ रजिस्टर लगा के रखा होगा, मेरे पास अगर एक डीसी सप्लाई होता और कॉइल की जगह पे सिर्फ एक कंडक्टर मतलब रजिस्टर होता, तो ओहम्स लॉ क्या बनता? V इक्वल टू आई आर। तो आर क्या आता? हाँ, V बाय आर। तो कंपेयरिंग विथ V बाय आई इक्वल टू, तो ये दोनों इक्वेशंस को तुमने अगर कंपेयर कर लिया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? क्या समझ में आ रहा है तुमको इनमें? हाँ, आर आर ये ओमेगा एल ए किसके जैसा है? आर के जैसा है, क्योंकि ई मतलब वी, आई आर एम एस मतलब आई। नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली करंट को अपोज रेजिस्टेंस ही करता है, लेकिन जब आपने सर्किट में रेजिस्टेंस लगाया ही नहीं, आपने क्या लगाया? सिर्फ कॉइल मतलब इंडक्टर। उस केस में एक ऐसा इक्वेशन आया, ई जीरो इक्वल टू एल आई जीरो ओमेगा। तो ई जीरो बाई आई जीरो इक्वल टू ओमेगा एल, मतलब ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस इक्वल टू ओमेगा एल। तो अगर आप नोटिस कर रहे हो, अगर हमने इसको ओम लॉ से कंपेयर किया, तो व्हाट वी सी इज ओमेगा एल। ओमेगा एल क्या कर रहा है? ओमेगा एल इज बिहेविंग लाइक रेजिस्टेंस, लेकिन सर्किट में रेजिस्टेंस था क्या? नहीं। तो ओमेगा एल ऑफर्स ऑफर्स रेजिस्टेंस। किसको रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है? कौन से करंट को? कौन सा करंट है यहाँ पे? एसी की डीसी है? एसी। ओमेगा एल ऑफर्स रेजिस्टेंस टू एसी करंट, बराबर? करेक्ट? क्लियर? तो ये रेजिस्टेंस तो नहीं है, तो इसको नया नाम दे दिया, क्या बोल दिया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। So we see that omega L is analogous to resistance in a DC circuit. Therefore, we can say that omega L is the term which offers resistance to AC current and which is called as inductive reactance. क्या बोलोगे इसको? Inductive reactance. क्या बोलेंगे इसको? Inductive reactance. So what is inductive reactance? Inductive reactance is the resistance offered by an inductor to AC current. And it is given by omega L. It is given by omega L. याद रखना ये, बराबर? और इसको डिनोट कर देंगे, and is denoted by x suffix L. Is denoted by x suffix L. Therefore, you can say that x suffix L equal to omega L. क्या था? क्लियर? यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पे रेजिस्टेंस था ही नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक कॉइल था, लेकिन एक ऐसा टर्म आया जो रेजिस्टेंस जैसा दिख रहा है, तो हमने बोला कि जो टर्म है ना, ये एसी करंट को रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा होगा, मतलब ये एसी करंट को अपोज कर रहा होगा। ये रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो हमने नया नाम दे दिया, क्या बोल दिया? रिएक्टेंस। क्या बोला इसको? लेकिन सर्किट बोलता था इंडक्टिव था, क्योंकि सिर्फ इंडक्टर है, तो क्या बोल दिया? इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो हु विल टेल मी व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ एक्सेल? ओहम। सिंपल, सिंपल। इसके डायमेंशन में आपके रखता हूँ, डायमेंशन वर्कआउट कुछ नहीं है। डायमेंशन ऑफ एक्सेल इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ओमेगा एल, लेकिन ओमेगा एल इज नथिंग लाइक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, लेकिन रेजिस्टेंस क्या होता है? वी बाय आई। वी बाय आई, बराबर? व्हाट इज वी? कल ही बताया था, वर्क डन अपॉन चार्ज। चलो कर रहे तो कर ही लेते हैं, ठीक है। एनीवेज, इट इज वर्क डन अपॉन चार्ज। Is charge fundamental quantity? No. Current is. What is charge? I into T. तो ये हो गया वर्क डन अपॉन I into T, और एक I तो I स्क्वायर। वर्क डन इज M1 L2 T minus 2। I मतलब A और ये T, तो कर लो क्या है? M1 L2 T minus 3 A minus 2, तो आ जाएगा डायमेंशन उसके, बराबर? M1 L2 T minus 3 A minus 2, और यही डायमेंशन रेजिस्टेंस के भी होते हैं, तो डोंट वरी। तो मैं डायमेंशन तो लिखने नहीं वाला हूँ यहाँ पे, दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड डू बाय योरसेल्फ, यही आएगा, डोंट वरी। है तो क्लियर? पक्का? पक्का पक्का? तो जो सो रहे हैं वो जाग जाओ, और चैन से सोना है तो अब जाग जाओ। यहाँ ध्यान दो,
we start off by saying that imagine we have connected a source of current to a circuit which has only inductor, मतलब pure inductor. Let I equal to I0 sin omega t. We know that since the current is alternating, magnetic field will also change, hence flux will also change, hence magnetic flux linked with the coil changes, hence an EMF is induced in the coil. So there are two EMF in the coil. One is applied EMF, other is back EMF. So E plus E back equal to 0. What is E back? Minus L di by dt. So E minus L di by dt equal to 0. E equal to L di by dt. I equal to I0 sin omega t. I0 बाहर, तो sin omega t का डेरिवेटिव cos omega t into omega. तो आपको मिल गया सीधा सीधा इक्वेशन यहाँ पे आ गया. T इक्वल टू एल आई जीरो ओमेगा कॉस ओमेगा टी. फिर कॉस को लिख लिया मैंने इन टर्म्स ऑफ साइन. बराबर हो गया. ये हो गया. गुड. फिर what we can say is that both EMF and current are sine wave, but who is leading? EMF by how much? Pi by 2. E is maximum if sine of omega t plus pi by 2 is 1. तो E0 equal to L I0 omega. तो यहाँ से E0 by I0 equal to omega L, मतलब E RMS upon I RMS equal to omega L. So we see that ये जो omega L है, it is behaving like as if it is a resistance. पर सर्किट में रेजिस्टेंस था नहीं, तो उसको नाम दे दिया रिएक्टेंस. लेकिन ये रिएक्टेंस किसने ऑफर किया? इंडक्टर ने. तो क्या बोल दिया? इंडक्टिव रिएक्टेंस. और कैसे डिनोट कर दिया? एक्सएल से. तो यहाँ तक क्लियर होना चाहिए. अब आ जाते हैं फेजर डायग्राम पे. अब जो फेजर डायग्राम है, इसको ड्रॉ करने के वापस से दो मेथड है. आई विल टेल यू बोथ ऑफ दिस. लुक, इफ यू रिमेंबर आई हैव टोल्ड यू, जो लीड करता है वो एंटी क्लॉकवाइज में आगे होता है. याद है क्या? और हम लोग ने यहाँ पे क्या करते हैं पता है? हम लोग यहाँ पे ईएमएफ का डायरेक्शन फिक्स कर सकते हैं. तो मान लो चलो ये ईएमएफ का डायरेक्शन है. ईएमएफ लीड कर रहा था कि करंट लीड कर रहा था? कितने से? पाई बाय 2. तो तुम यहाँ दिखा दोगे करंट. हो गया. डन. खत्म. दिख रहेगा 90 डिग्री. यस. एंटी क्लॉकवाइज में कौन आगे है? तो हु इज लीडिंग? एंड दूसरा मेथड, करंट का डायरेक्शन हमने हमेशा क्या बोला मैंने? फिक्स. कहाँ पे? एक्स एक्सिस. तो फिर ईएमएफ कहाँ जाएगा? वाई एक्सिस. पॉजिटिव वाई, क्योंकि वो लीड कर रहा है. लैग कर रहा होता तो हाँ. और ये काम में आएगा अगले आने वाले टॉपिक में, शायद आज ही लगेगा आपको, तो पता होना चाहिए. तो दिस इज आल्सो द फेजर डायग्राम फॉर द सेम. अभी क्या रह गया? अभी रह गया ग्राफ. ग्राफ रह गया. ग्राफ. तो इफ यू प्लॉट ग्राफ, इट इज टू सिंपल. इधर तो ओमेगा टी प्लॉट करने वाले हो. हम लोग क्या करते हैं? एक ईएमएफ का ग्राफ ड्रॉ करते हैं, एक करंट का. सही है. एक साइन वेव है, एक कॉस वेव है. सिर्फ इतना देख लो कि कॉस कौन है, साइन कौन है. ईएमएफ कौन है? कॉस. ईएमएफ कौन है? कॉस. ऐसा आएगा. ओमेगा टी की वैल्यू 0, तो कॉस की वैल्यू 1. यहाँ पे 1 नहीं होती, यहाँ पे E0 होती है, पीक वैल्यू होती है. सही है. ईएमएफ का पीक ज्यादा होता है कि करंट का ज्यादा होता है? वेरी गुड. तो करंट का पीक इससे कम आएगा. और वो कैसा आएगा? साइन. जब कॉस की वैल्यू 1 है तो साइन की वैल्यू कितनी है? 0. एंड उल्टा, जब कॉस की वैल्यू 0 है तो साइन की वैल्यू कितनी है? 1. मतलब I0 है. बराबर. फिर वापस से ऐसा करते जाना है तुम. हो गया. ये ब्लू कलर का जो ग्राफ है, ये किसका ग्राफ है? करंट का. और रेड किसका है? और अगर आपको एंगल्स भी लिखने हैं तो एंगल्स भी लिख लो. ये एंगल कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? हो गया. दिस इज हाउ यू विल गेट अ ग्राफ. गुड. अगला टॉपिक तो इतना है. तो अभी सी हाउ टू मेक थिंग्स इजियर फॉर यू. ये जो 4 टॉपिक है ना, इसमें सब आप तो सेम है. डायग्राम दिखाना है. ईएमएफ, अगर ईएमएफ के इक्वेशन से स्टार्ट करें तो ईएमएफ का इक्वेशन मेंशन करना है. E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी. करंट से स्टार्ट करें तो I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी. बराबर. उसके बाद अगर ईएमएफ से स्टार्ट किया तो करंट का इक्वेशन डिराइव कर लो. करंट से स्टार्ट किया तो ईएमएफ का डिराइव कर लो. फिर वो रिएक्टेंस क्या है वो बता दो.
बराबर। पीक वैल्यू निकालने के बाद रिएक्टेंस मिलेगा। जो भी रिएक्टेंस है बता दो कि यार ये रिएक्टेंस है, उसको नाम दे दो, एक में इंडक्टिव एक में कैपेसिटिव। रेजिस्टेंस में तो रेजिस्टेंस था ही ना, उधर कोई रिएक्टेंस नहीं था, वहां रेजिस्टेंस था। जहां रेजिस्टेंस नहीं है फिर भी करंट को अपोज हो रहा है, उधर रिएक्टेंस होता है। इंडक्टिव सर्किट में रेजिस्टेंस आ गया नहीं, कैपेसिटिव में होगा क्या नहीं, तो वहां पे फिर भी रेजिस्टेंस आएगा, तो क्या बोल दोगे, रिएक्टेंस। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद फेजर डायग्राम ड्रॉ करोगे, फिर क्या करोगे, ग्राफ प्लॉट करोगे। तो कीप दिस वेरी स्ट्रेट, तो आपका टाइम बचेगा। नहीं तो चार चार टॉपिक रटने बैठोगे तो पता है फिर क्या होता है। तो अगला टॉपिक इज AC voltage connected to a pure capacitor। AC वोल्टेज, क्योंकि मैं डायरेक्ट वोल्टेज लिख रहा हूं, मतलब मैं स्टार्ट कहां से करूंगा पता है, E इक्वल टू E0 साइन ओमेगा टी। दैट इज व्हाई यू नीड टू मेक दिस काइंड ऑफ अ ट्रिक। रेजिस्टेंस मतलब E, इंडक्टर मतलब I, और कैपेसिटर मतलब वापस से E, EIE, तो याद रहता है। AC वोल्टेज कनेक्टेड टू प्योर कैपेसिटर, टू कैपेसिटर, ठीक है। तो व्हाट यू हैव इज अ सर्किट, हमारे पास एक सर्किट है जिसमें एक AC सोर्स है और सिर्फ एक कैपेसिटर है। वी हैव जस्ट अ कैपेसिटर हियर एंड अ सोर्स हियर। वी विल स्टार्ट बाय सेइंग कि ये जो हमने सोर्स कनेक्ट किया इट इज E0 साइन ओमेगा टी। कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C, करेक्ट, राइट। देन यू मस्ट नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, Q बाय V। जब तुम कैपिटल क्यू लिखते हो ना, तब तुम बोलते हो कि फुल्ली चार्ज है, कैपिटल इज फुल्ली चार्ज। अगर आप स्मॉल क्यू लिखते हो तो यू आर सेइंग इट इज इंटरमीडिएट चार्ज। अभी इंटरमीडिएट का मतलब क्या होगा समझ लो। देखो ऐसा है, कैपेसिटर मतलब बैटरी समझ लो। इमेजिन कैपेसिटर मतलब बैटरी। अब मैंने जब बैटरी को चार्जर के साथ कनेक्ट किया तो क्या फुल्ली चार्ज हो जाएगा एकदम से, नहीं, एक दो तीन घंटे लगेंगे, उसके बाद फुल्ली चार्ज होगा। तो जब फुल्ली चार्ज होता है तो उस केस में जो चार्ज है ना प्लेट्स पे, उसको बोलते हो कैपिटल क्यू। और जब फुल्ली चार्ज हो तो पोटेंशियल को डिनोट करते हो कैपिटल वी से। लेकिन इमेजिन हमने कैपेसिटर को कनेक्ट तो कर दिया लेकिन फुल्ली चार्ज नहीं है। तो फुल्ली चार्ज नहीं है तो चार्ज को क्या लिखूंगा, स्मॉल। पोटेंशियल को लिखूंगा स्मॉल भी। तो इमेजिन इमेजिन हमारे पास एक कैपेसिटर है जो फुल्ली चार्ज नहीं है, ओके। इट इज इंटरमीडिएट चार्ज, मतलब एट सम इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टंटेनियस चार्ज है वो क्यू। तो क्या लिखूंगा मैं, C इक्वल टू क्यू बाई वी। तो V क्या आ जाएगा, क्यू बाय सी। यहाँ पे V को क्या बोलते हैं, E, राइट। बट हियर वी कॉल V एस E, तो E क्या आ गया, क्यू बाय सी। वेरी गुड, गुड। तो Q क्या आ गया, C इंटू ई। तो Q क्या आ गया, C E0 साइन ओमेगा टी, बराबर। और एक चीज जो हमेशा कंफ्यूज करेगी तुमको और तुमको कंफ्यूज होना नहीं है, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होती है। डजंट मैटर कि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है या नहीं है, क्योंकि अगर आपको याद होगा C जो है ना वो A एप्सिलॉन 0 बाई डी होता है। मतलब वो एरिया ऑफ प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स पे डिपेंड करता है। एरिया कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। तो चार्ज फुल हो या नहीं हो या जीरो भी हो तो कैपेसिटेंस हमेशा क्या लिखोगे, कैपिटल C। आगे यहाँ तक पक्का। तो हमने क्या बोला कि हमारे पास कैपेसिटर है, कहाँ कनेक्ट कर दिया, AC वोल्टेज को। AC वोल्टेज E क्या था, E0 साइन ओमेगा टी। फिर हमने बोला कि इंस्टंटेनियस इंस्टंटेनियस चार्ज इज Q, तो C इक्वल टू क्यू बाई वी, बराबर। ओके, बट V इज E, तो E इक्वल टू क्यू बाई सी। तो Q इक्वल टू CE, लेकिन E क्या है, E0 साइन ओमेगा टी। अगर तुमने EMF से स्टार्ट किया तो तुमको क्या चाहिए अब, व्हाट इज करंट, डेरिवेटिव ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बराबर। तो टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ कोर्स, तो क्या हो जाएगा, डी क्यू बाई डी टी इक्वल टू डी डी टी ऑफ सी ई जीरो साइन ओमेगा टी। ये कौन है, ये करंट है।
सी और ई जीरो क्या है, कांस्टेंट। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस। ओमेगा टी का क्या होता है, ओमेगा। आगे ध्यान में, बराबर। तो ये जो कॉस है, कॉस, उसको तुम ऐसा लिख सकते हो क्या, लिख सकते हैं ना ऐसा। तो तुम अगर देखोगे ना, तो मैंने जानबूझ के सेकेंड केस का डायरेक्शन चेंज किया है नोट्स, क्योंकि सिंपल क्या है कि तुमको तुमको कॉस दिखाना, कॉस, कॉस कॉस कॉस, कॉस दिखाना, क्या लिखना है, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो याद नहीं रखना पड़ेगा, इंटीग्रेट भी नहीं करना पड़ेगा, दोनों डेरिवेटिव से आ जाएगा। गुड, गुड, क्लियर आंसर। तो मुझे बताओ कि आई की वैल्यू पीक कब होगी। हाँ, तो I इज इक्वल टू आई जीरो इफ साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इक्वल टू वन। वेरी गुड। देयरफॉर 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 ये I के जगह पे लिखोगे आई जीरो सी ई जीरो ओमेगा। देयरफॉर ये जो I है, दिस इज सी ई जीरो ओमेगा। वो कौन है, आई जीरो क्या, साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, बराबर। इसको इसको इक्वेशन वन बोला है, इसको इक्वेशन टू बोल देता हूँ। तो फ्रॉम वन एंड टू वी सी दैट व्हाट दिस, वही वही, बोथ ईएमएफ एंड करंट आर साइन वेव्स, बोथ ईएमएफ एंड करंट आर साइन वेव्स। कौन लीड कर रहा है, करंट। करंट लीड ईएमएफ बाय पाई बाई टू, करंट लीड्स ईएमएफ बाय पाई बाई टू, बराबर। गुड, एंड क्लियर, पक्का पक्का। तो एसी सर्किट इज लाइक रेस बिटवीन करंट एंड ईएमएफ, रेस बिटवीन टर्टल एंड रैबिट। हाँ, क्या सब कुछ नहीं, टॉर्टोइस, याद है, कभी कोई आगे कभी कोई आगे, वैसा ही है। गुड, चलो ठीक है। एनीवेज, अब मैं क्या बताया था, ये होने के बाद क्या करोगे, रिएक्टेंस। सिर्फ यहाँ पे रेजिस्टेंस कौन ऑफर करेगा, कैपेसिटर। तो क्या बोलोगे, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। वो कहाँ से आएगा, वो पीक के इक्वेशन से आएगा, आई जीरो इक्वल टू सी ई जीरो ओमेगा, है ना ऐसा। यस, ऐसा लिखो क्या, मैं इसको वन अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू ई जीरो बाई आई जीरो लिख सकते हैं। Yes. कुछ नहीं, ओमेगा सी को शिफ्ट कर दिया, आई जीरो को राइट हैंड साइड शिफ्ट कर दिया। कैन आई राइट इट लाइक दिस, ई जीरो बाई रूट टू आई जीरो बाई रूट, बराबर। ये क्या आ गया, ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। अब आप सोच रहे हैं कि बार बार रूट टू से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये तो ईएमएफ, ये भी करंट है, ये भी ईएमएफ, ये भी करंट है, क्यों डिवाइड किया रूट टू से। वो पीक वैल्यू था, पीक वैल्यू आपको कुछ नहीं बताता, मैंने बहुत बार बोला है। पीक वैल्यू सिर्फ आपको एम्पलीट्यूड देता है। हमको रियल कंपैरिजन ऑफ द सिग्नल इज ऑलवेज ऑब्टेन्ड बाय या तो आरएमएस या फिर मीन वैल्यू। लेकिन आरएमएस फुल साइकिल पे होता है, तो जब भी तुम दो सर्किट को कंपेयर करोगे ना, तो आरएमएस वैल्यू लिखनी पड़ती है, क्योंकि इसका हम लोग क्या करते हैं, ओम लॉ से कंपेयर करते हैं डीसी सर्किट के लिए। तो कंपेरिजन के लिए क्या चाहिए तुमको, आरएमएस। पीक वैल्यू नहीं चलता है, तो वन अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू ई आर एम एस अपॉन आई आर एम एस। फिर इसको इक्वेशन थ्री बोल देता हूँ और बोलता हूँ कंपेयर विथ वी इक्वल टू आई आर, आर इक्वल टू वी बाई आर। दिख रहा है क्या, वी मतलब ई आर एम एस, आई मतलब RMS, बराबर। तो वन बाय ओमेगा सी ऑफर्स, क्या ऑफर करता है, रेजिस्टेंस टू एसी, एंड is known as is known as कैपेसिटिव रिएक्टेंस। और अगर भूल जाओ ना, किसको कैपेसिटिव बोलते हैं, किसको इंडक्टिव बोलते हो, अरे इसमें कैपेसिटेंस है तो कैपेसिटिव बोलोगे, उसमें इंडक्टर था तो उसको इंडक्टिव बोलोगे, ओमेगा एल में एल कौन था, इंडक्टेंस था, तो उसको कैपेसिटिव कैसे बोलोगे, फिर क्या बोलोगे उसको, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसमें कौन है, सी है, तो सी कौन है, कैपेसिटर, तो क्या बोलोगे, कैपेसिटिव, बराबर। तो ये कौन हो गया, कैपेसिटिव रिएक्शन। इट इज डिनोटेड बाय, इससे डिनोट करेंगे बाय एक्स सफिक्स सी। तो ये आ गया वन अपॉन
ओमेगा सी। अब इसका भी ऐसा यूनिट ओम होता है, इसका भी डायमेंशन सेम होता है, जो भी M1L2T-3 A-2 वो आएगा सेम। तो वी विल नॉट वेस्ट आवर टाइम। लेट अस लुक एट फेजर डायग्राम अगेन। फेजर डायग्राम, देखो फेजर डायग्राम ना तुमको याद रखना है तो बहुत सिंपल सिंपल तरीके होते हैं। एक मेथड में मैंने करंट का डायरेक्शन सेम रखा था, एक में मैं ईएमएफ का रख देता हूँ, फिर ये हमेशा कौन है, ऑलवेज कौन है, ये ईएमएफ। वेरी गुड। अगर ये ईएमएफ है और लीड कौन कर रहा है तो करंट इधर आएगा, सिंपल, डन, हो गया। और जो दूसरा मेथड था उसमें हमने करंट का डायरेक्शन क्या रखा था, फिक्स। कहाँ फिक्स, एक्स एक्सिस। और लीड कौन कर रहा है, करंट। लैग कौन कर रहा है, तो ईएमएफ यहाँ दिखा दो, नेगेटिव वाई। हो गया फेजर डायग्राम। गुड। ओके देन, जैसे तुमने ग्राफ ड्रॉ किया था ना वैसे ही वो दो ग्राफ आएंगे। सिर्फ डिफरेंस ये है, ये जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था, हम्म किया था तो यहाँ पे कौन लीड कर रहा था इस ग्राफ में, ईएमएफ। अभी कौन कर रहा है, तो पिछले केस में ईएमएफ कौन सा वेव था, कॉस, कॉस। और करंट कौन था, यहाँ पे क्या होगा, उल्टा होगा, करंट विल बी एंड ईएमएफ विल बी। वेरी गुड। लेकिन पीक वैल्यू किसका ज्यादा होता है, बराबर। तो एक काम करता हूँ, नहीं वो सिंपल सा काम करता हूँ, आलसी लोगों का ना काम अच्छे से होता है और जल्दी होता है। हो गया, चेंज ऑफ कलर्स। ओके, तो इस बार ये जो ब्लू वाला है ये कौन है, ईएमएफ। और रेड कौन है, हो गया, खत्म, बराबर, गुड। तो हार्ड वर्क वाले सक्सेसफुल होते हैं, ये दिमाग से निकाल दो। हार्ड के साथ स्मार्ट भी होना चाहिए, नहीं सिर्फ स्मार्ट नहीं, हार्ड भी स्मार्ट भी, है ना। चलो, हो गया, ज्यादा क्लियर, nothing is left now, so we will put all these three components together in a circuit which will be called as LCR। क्या है, AC connected to a combination of, है ना। अगला टॉपिक क्या लिखा हुआ है, तो टाइटल ऑफ द टॉपिक इज AC through a series combination of pure inductor, capacitor and resistor। तो AC AC क्या, AC through a series of, LCR, सीरीज ऑफ एल मतलब इंडक्टर, और वेल जैसे प्योर इंडक्टर मतलब इंडक्टर का जो कॉइल होगा वो कंडक्टर से बना होगा, और वो जो इंडक्टर का कॉइल जो कंडक्टर से बना है उसका रेजिस्टेंस नहीं है, प्योर इंडक्टर एंड कैपेसिटर एंड रेजिस्टर। तो इसको प्यार से बोलते हैं एल सी आर सर्किट। ओके, है ना। एल मतलब इंडक्टर का एल, कैपेसिटर का सी और रेजिस्टेंस का आर। गुड। तो ध्यान दो, देखो ये फालतू के जोक्स मुझे मारने पड़ते हैं सिर्फ आपको जगा के रखने के लिए। तो ऐसे के ऐसे जोक सुनना और उधर के उधर छोड़ना, डिस्कशन नहीं चाहिए बाद में। एल सी एंड आर, ये था एल इंडक्टर, इधर है कैपेसिटर और इधर है रजिस्टर, और तुमने कनेक्ट कर दिया इसको एसी। इसका डेरिवेशन ज्यादा सिंपल है कंपेयर टू ऑल थ्री, क्योंकि यहाँ पे कुछ डिराइव करना ही नहीं, यहाँ तो कुछ डिराइव करना ही नहीं, तो सिंपल तो लगेगा ही, सो सिंपल, राइट। वो हमको ऐसा अज्यूम नहीं करना ना कि चलो E इक्वल टू E0 से स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, वहां से स्टार्ट करो। यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ बहुत सिंपल लॉजिक है, सिर्फ फेजर डायग्राम। So this type of circuit
can be completely worked out only with the help of a single phasor diagram, and that is why I told you, remember जो मैंने तुमको मेथड बताया था, करंट का डायरेक्शन हमेशा कहाँ फिक्स करोगे, एक्स एक्सिस। कहाँ करोगे, एक्स एक्सिस। कहाँ करोगे, एक्स एक्सिस। इमेजिन इमेजिन मैंने इस सर्किट में से इंडक्टर और कैपेसिटर को निकाल दिया, तो बचा कौन, रजिस्टर। तो सर्किट क्या बन गया, रजिस्टिव। रजिस्टिव सर्किट में कौन लीड करता है, कौन लैग करता है, दे आर इन फेज, नो लीड नो लैग। तो तो उस केस में कैन आई शो करंट एंड ईएमएफ along सेम डायरेक्शन, यस। लेकिन ये ईएमएफ था फॉर रजिस्टिव, तो मैं लिखूंगा ई आर, ए सफिक्स आर। बराबर, यहाँ तक क्लियर, पक्का पक्का क्लियर। अगर इंडक्टर और कैपेसिटर नहीं होता तो ऐसा होता, सही है। अब इमेजिन इमेजिन कि कैपेसिटर और रजिस्टर नहीं होता तो क्या होता, सिर्फ क्या होता, इंडक्टर। तो कौन लीड करता, ईएमएफ। तो मैं ईएमएफ को यहां दिखा सकता हूं, है ना, ई एल, सही है, बराबर है। अगर इंडक्टर और रजिस्टर नहीं होता तो कौन होता, कैपेसिटर। फिर मैं ईएमएफ कहाँ दिखा था, यहाँ पे नेगेटिव साइड पे, ये हो जाएगा एसी। मैं आ रहा हूँ, डायग्राम पे आ रहा हूँ, रुको रुको, वहां थोड़ा नोट्स पे ध्यान कम दो, यहाँ ध्यान ज्यादा दो, इज इंपॉर्टेंट। तो व्हाट वी हैव डन इज, मैंने सिर्फ फेजर डायग्राम को सिंप्लीफाई किया है, और कैसे किया समझ लो। इफ भी हमारे पास तीनों है, एल सी आर है, अगर सिर्फ आर होता तो ईएमएफ और करंट शुड बी इन सेम डायरेक्शन, नो फेज डिफरेंस। और मैंने पहले से बता के रखा है कि करंट का डायरेक्शन अलोंग एक्स है, तो ईएमएफ भी अलोंग एक्स आएगा। बट अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो ईएमएफ लीड करता, मतलब वाई एक्सिस पे हम दिखाते ई एल। अगर सिर्फ कैपेसिटर होता तो ईएमएफ लैग करता, तो कहां दिखाते हैं, नेगेटिव वन। तो एक्चुअल डायग्राम ये बनेगा। देन ये सर्किट यूज क्यों करना है वो समझ लो पहले। देखो, एक सर्किट में ना डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या पर्पस अचीव करना है, मतलब एक सर्किट से आपको आउटपुट क्या चाहिए। आउटपुट के ऊपर डिपेंड करेगा कि तुमको नो लीड नो लैग चाहिए, मतलब रजिस्टिव। आउटपुट पे डिपेंड करेगा कि इफ यू वांट द करंट टू लीड और इफ यू वांट द ईएमएफ टू लीड, सही है। वो तुमको आउटपुट क्या चाहिए उसके ऊपर डिपेंड करता है, वो सर्किट से तुमको क्या पर्पस अचीव करना है, आउटपुट क्या चाहिए। ऐसा हो सकता है कि कभी आपको नो लीड नो लैग चाहिए, कभी हो सकता है आपको ईएमएफ शुड लीड एंड करंट शुड लैग, बराबर, करेक्ट। हमने क्या किया, तीनों ही एक सर्किट में लगा दिए। फिर मैं इसी को रजिस्टिव बना सकता हूँ, मैं इसी को कैपेसिटिव भी बना सकता हूँ, मैं इसी को ओनली इंडक्टिव बना सकता हूँ, मैं इसको एलसी बना सकता हूँ, मैं इसको एलआर भी बना सकता हूँ, मैं इसको सीएल बना सकता हूँ। कैसे, लुक, मैं इसमें वापस आऊंगा, तो घाई मत करो, थोड़ा ध्यान दो आराम से। व्हाट इज ओम्स लॉ, V इक्वल टू आर। तो ई आर क्या आएगा यार, ई एल क्या आएगा, आई एक्सएल। और ई सी क्या आएगा, आई एक्स सी। क्योंकि XL इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय इंडक्टर टू AC, मतलब करंट इनटू इंडक्टिव रिएक्टेंस। और AC is IXC because IXC was resistance offered by capacitor to AC, capacitive reactance. And if you remember, this is omega L and this is 1 upon omega C. Good, सही है। अब ये सर्किट को हम हम इंडक्टिव भी बना सकते हैं, रेजिस्टिव बना सकते हैं, कैपेसिटिव बना सकते हैं। कैसे, फॉर एग्जांपल, मुझे अगर इस सर्किट को सिर्फ रेजिस्टिव बनाना है तो मैं कंपोनेंट बाहर निकालते नहीं बैठूंगा। देखा है कभी किसी को, देखा है कि मैं इंस्ट्रूमेंट लेके आया घर पे यूज करने के लिए, अरे लेकिन मेरे को तो रेजिस्टिव चाहिए था, अभी मेरे को 2 मिनट के लिए इसको रेजिस्टिव बनाना है, ओपन करेंगे, ये निकाल देंगे, वायर ज्वाइन करेंगे। ऐसा होता है कभी, नहीं होता ना, करते हैं ऐसा, किया है नहीं। ये आप कहीं यूज करते हो इसके लिए बता रहा हूँ, रेडियो में जो वो ट्यूनिंग करते थे ना, 98.5 FM, तो वो फ्रीक्वेंसी सेट कैसे होता है वो समझ लो। तो व्हाट वी डू इज, सिंपल सा काम है, हम ना एल या तो ओमेगा, व्हाट इज ओमेगा, 2 पाई एफ फ्रीक्वेंसी,
तो ये जो सोर्स तुमने लगाया है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी तुम चेंज कर दो। तुमने इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज की, मतलब तुमने ओमेगा चेंज की। तो तुम ओमेगा की वैल्यू चेंज करते गए सच दैट ईएल और एसी की वैल्यू हो गई सेम। अगर ईएल और एसी की वैल्यू सेम हो गई, दिख रहा है क्या? ईएल एंड एसी आर टू वेक्टर्स विच आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन, क्या होगा? क्या तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो सर्किट क्या बन गया? मतलब तुमने एल और सी बाहर निकाला नहीं, तुमने सिर्फ फ्रिक्वेंसी ट्यून कर दी। और फ्रिक्वेंसी ट्यून के लिए नॉब होता है, वो तुमने रेडियोस में देखा है। तो अभी तो नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मोबाइल फोन्स, ओल्ड डेज का रेडियो, वो हम सीखेंगे अब। उसमें शायद नॉब्स थे, अगर घुमाते गए जैसे खर खर आवाज आती है, फिर सडनली यू हियर वेरी क्लियर, बराबर। तो वो कैसे वर्क करता है देखेंगे, रिमेंबर। सही है। कभी कभी हम लोगों को कभी कभी हम लोगों को सर्किट को इंडक्टिव बनाना पड़ सकता है। क्या बनाना पड़ सकता है? इंडक्टिव। इंडक्टिव बनाना पड़ सकता है, तो हम एक काम करते, हम लोग जो ट्यूनिंग करेंगे ना, वो ऐसा करेंगे कि जो ईसी की वैल्यू है ना, ईसी की वैल्यू वो ईएल से कम है। अगर ऐसा हुआ तो ईएल और ईसी का रिजल्टेंट कहाँ जाएगा? ईएल के डायरेक्शन में। वेरी गुड। तो रिजल्टेंट आएगा यहाँ पे, और इस रिजल्टेंट को क्या बोलना चाहिए? ईएल माइनस ईसी। सिंपल सी बात है। करेक्ट? पक्का पक्का? श्योर श्योर। दो वेक्टर को तुमने सब्ट्रैक्ट कर दिया और रिजल्टेंट ड्रॉ कर दिया, तो इन दो वेक्टर का काम है क्या? नहीं, तो उड़ाओ उड़ाओ। तो एक काम करता हूँ, इस डायग्राम को तो रखता हूँ मैं आपके समझने के लिए, लेकिन आगे इधर यहां से इसको हटा देता हूँ, सो दैट यू अंडरस्टैंड कि व्हाट वी आर डूइंग। आ गया बात ध्यान में? आ गया? आ गया? बराबर? श्योर? गुड। अब फिलहाल करंट को भी हटा दो, गेट रिड ऑफ दिस। ई आर मतलब एक्स एक्सिस ईएमएफ है, ई एन माइनस ए सी, वाई एक्सिस भी ईएमएफ। Two vectors which are at 90 degree to each other, where is the resultant? A diagonal. तो ये आ गया रिजल्टेंट। आ गया क्या रिजल्टेंट? यस। इसको बोल देंगे रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। क्या बोलेंगे? रिजल्टेंट ईएमएफ ऑफ द सर्किट। वेरी गुड। और और ये दो दे आर इक्वल। इक्वल होंगे कि नहीं होंगे? अरे पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं कि नहीं होते? वेरी गुड, सही है, एक्सीलेंट, बराबर। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल बना ना, इसको तुम बाद में बोलोगे इम्पेडेंस ट्राइंगल। क्या बोलेंगे इसको? हाँ, वो मैं बाद में बताऊंगा, बताऊंगा बाद में। अब पहले ये देख के बताओ कौन लीड कर रहा है, कौन लैग कर रहा है। वेयर इज करंट? करंट वॉज हियर, आई जीरो या फिर आई। ठीक। एंटी क्लॉकवाइज में कौन आगे चल रहा है? EMF। सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे ईएमएफ 90 डिग्री से लीड नहीं कर रहा है। 90 से कर रहा है क्या? तो इट इज लीडिंग विद सम एंगल विच इज फाई। तो ईएमएफ इज लीडिंग करंट विद हाउ मच एंगल? फाई। फाई की वैल्यू हमको पता नहीं, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगी। इज दिस क्लियर? पक्का पक्का क्लियर? श्योर श्योर क्लियर? 100% क्लियर? ये जो राइट एंगल ट्राइंगल है, इस पे अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, तो व्हाट डू आई गेट? ए स्क्वायर इक्वल टू बी आर स्क्वायर प्लस एल माइनस ए सी स्क्वायर। ऐसा स्क्वायर, ऐसा स्क्वायर नहीं। ओके, नहीं तो ऐसा लिख दोगे, हो गया खत्म। बराबर? करेक्ट। व्हाट इज ई आर? आई आर, आई स्क्वायर आर स्क्वायर। व्हाट इज ई एल? आई एक्सएल, और ये आई एक्स सी का स्क्वायर। आई स्क्वायर कॉमन, आर स्क्वायर। ये आई स्क्वायर, इसमें से आई और आई स्क्वायर होकर कॉमन निकलेगा, तो क्या बचेगा? एक्सएल माइनस एक्स सी का स्क्वायर। सही है? ठीक है? पक्का पक्का ठीक है? श्योर श्योर? 100%? गुड। I have one more question for you. Why did we write I, and I? Why did we not write IR, current through resistance, IL, current through inductor, and IC, current through capacitor? Because किसने बोला? सीरीज में है वो,
You should remember when you have component in series, current is always same. क्लियर है सर? अब इसका रूट ले लो, तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा? क्योंकि स्क्वायर और रूट गया, इसको क्या लिखोगे? आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का स्क्वायर. वेरी गुड. करेक्ट. राइट. What is the general formula? What is the general formula of EMF? क्या लिखते हो नॉर्मली, क्या लिखते हो? अरे क्या, इसका अभी बंद होना था. ठीक है, कोई बात नहीं. जस्ट अ मिनट. हाँ, E इक्वल टू क्या लिखते हो? हाँ, E0. E0. अरे मैंने वो नहीं पूछा, मैं पूछ रहा हूँ ओहम्स लॉ के हिसाब से E क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? क्या लिखते हो? हाँ यार, वेरी गुड. वेरी गुड. यहाँ पे E क्या आया? आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स स्क्वायर. लेकिन हम E को क्या लिखते हैं? आई आर. गलत है. आई आर तब लिखते हो जब सिर्फ रजिस्टिव सर्किट हो. तुमने गलत बोला. क्या लिखेंगे? एक्सएल. ये भी गलत है. ये कब लिखते हो? जब सिर्फ इंडक्टिव सर्किट हो. ये भी गलत है. ये कब लिखते हो? जब सिर्फ, यहाँ तो तीनों ही थे. तो एक काम करेंगे, इसको ना, इसको हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करेंगे. कैपिटल जेड. बराबर. तो देयरफॉर देखो, इक्वेशन नंबर 1 और 2, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है, तो राइट हैंड साइड क्या होगा? सेम होगा. तो आई जेड इक्वल टू क्या लिखूंगा? आई अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस आई आई कैंसल. तो जेड क्या आ गया? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस. अब अगर मेरे पास सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस होता तो मैं बोलता रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय अ रजिस्टर इज कॉल्ड एज रेजिस्टेंस. अगर सिर्फ इंडक्टर होता तो इंडक्टिव रिएक्टर. सिर्फ कैपेसिटर होता तो. लेकिन यहाँ तो तीनों ही, और तीनों ही करंट को अपोज कर रहे हैं. इसको हम नया नाम देते हैं इम्पिडेंस. क्या बोलते हैं इसको? इम्पिडेंस. इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो है, अब तुमको सच में समझ आएगा कि इम्पिडेंस होता क्या है. तो इम्पिडेंस इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय एल सी एंड आर टुगेदर टू ए सी. व्हाट इज इम्पिडेंस? Total resistance offered by inductor, capacitor and resistance to AC current. बराबर. So what is impedance? Impedance is the total resistance offered by inductor, capacitor and resistance. तीनों मिलके जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे उसको क्या बोलेंगे? इम्पेडेंस. वेयर Z is called as impedance of the circuit. और क्योंकि इम्पेडेंस मतलब रेजिस्टेंस, तो इसका भी ऐसा यूनिट क्या आएगा? ओ हाँ, डायमेंशन क्या आएंगे? M1 L 2 T माइनस 3 माइनस 2. यहाँ तक क्लियर? पक्का? वन लास्ट थिंग, 2 मिनट का काम है. ये जो ट्राइंगल था, मैं तुमको क्या बोला था? इस ट्राइंगल को क्या बोलेंगे आगे आगे? इम्पेडेंस ट्राइंगल. उसका एक रीजन है. इम्पेडेंस ट्राइंगल से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं. इनफैक्ट एसी सर्किट के सारे क्वेश्चंस लगभग इसी से सॉल्व होते हैं. E इक्वल टू क्या है? आई जेड. ई आर क्या है? आई आर. है ना यार? ई एल क्या है? आई एक्सएल. टीसी क्या है? आई एक्ससी. तो आई कॉमन निकाले तो क्या आया? आई एक्सएल माइनस एक्ससी. इधर भी आए था, इधर भी आए था, इधर भी आया था. तीनों आए थे कि नहीं? बराबर. तीनों आए को उड़ा दिया मैंने. क्या बचा? आई को उड़ा दिया तो क्या बचा? जेड. आई को उड़ा दिया तो क्या बचा? आई को डिलीट कर दिया यहाँ से, क्या बचा? एक्सएल माइनस. तुम देखो अभी तीनों साइड जो पहले ईएमएफ रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी क्या कर रहे हैं? रजिस्टेंस. उसमें रिजल्टेंट कौन है? इम्पेडेंस. तो क्या बोलोगे इसको? इम्पेडेंस ट्रायंगल. क्या बोलोगे इसको? इम्पेडेंस ट्रायंगल. याद रहेगा. बाकी का टू बी कंटिन्यूड.